तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है, पार्टनरशिप का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है। हमारे क्लास 11th के सिलेबस में जो है वो सोल प्रोप्राइटर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना कि पूरे साल भर में बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट पर्टिकुलर डेट हमारी बिजनेस की असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, मतलब कितना लेना है कितना देना है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक देखना। तो ये हमारा पर्पस है। तो उसको कैसे करते हैं हम, इसमें हम तीन चीजें बनाते हैं। दो तो बनते हैं इसमें अकाउंट। तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट शायद सब लोगों ने देखी होगी पहले एक आध बार अकाउंटिंग इक्वेशन में, सेम वैसे ही है वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट से निकलती है। प्रॉफिट या लॉस वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस लॉस, कि मोटे मोटे तौर पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे पहले इतना नोट कर लो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले आप लोग इतना नोट कर लो। तो अब आपके सामने ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में आएंगे, इनकम और गेन क्रेडिट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जनरली वो 31 मार्च 2024 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 को जो ईयर का एंड हो रहा है हम उस ईयर के लिए बना रहे हैं, यानी एक पीरियड का बन रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है कि इस डेट को हमारी असेट्स और लायबिलिटी कितनी है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड का होता है कि पूरे इस एक पीरियड में, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 है, तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये जो 12 महीने हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने के खर्चे कितने थे, इनकम कितनी थी, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये एक साल के लिए बनता है जनरली, जो कि जनरली इंडिया में जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। कंपनी के लिए तो कंपलसरी है फाइनेंशियल ईयर, इंडिविजुअल सोल के लिए तो फिर भी वो जो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी घर की पंचायत है, कैसे ही बिठा ले। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब मैंने बताया कि डेबिट में क्या आएंगे, एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आएगी, इनकम। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो एक बार ऐसा करता हूं, मैं पहले एक बार फॉर्मेट बनाता हूं, फिर एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। जैसे मैंने बताया था कि डेबिट में एक्सपेंस आएंगे, क्रेडिट में इनकम आएगी। तो पहले मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जितना स्टॉक हमारे पास था वो हमने यूज कर लिया, तो वो खर्चा है, तो वो डेबिट में आ गया। ओपनिंग स्टॉक मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। टू परचेज, परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स ओनली, जितनी परचेज करी है उसमें से हमने माइनस कर दी परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मैंने जानबूझ के रिटर्न आउटवर्ड लिखा क्योंकि बुक में ज्यादातर परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, जिससे गुड्स आउट होता है। तो इसको बोलते हैं नेट परचेज। जो अमाउंट के कॉलम में आई वो कौन सी परचेज है, नेट परचेज। फिर एक्सपेंस में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने सारे खर्चे लिखे, अब इनकम बस दो ही है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। सेल में से भी सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, और सेल्स रिटर्न की जगह मैंने जानबूझ के लिखा है रिटर्न इनवर्ड, जिससे गुड्स आता है। सेल में से सेल्स रिटर्न, सॉरी इसको ब्रैकेट में दिखाना था, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करके जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम, नेट सेल। फिर ये क्या लिखा है लास्ट में मैंने, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर।
अब भगवान ने चाहता कौन सी साइड बड़ी होगी? क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट में हमने इनकम डाली है। तो क्रेडिट का हमने टोटल लगाया, उसको यहाँ लिखा, सारे एक्सपेंस माइनस करे तो जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, मोटे मोटे तौर पर कितना प्रॉफिट है। लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ी होगी, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट में क्या निकल कर आएगा? बाय ग्रॉस लॉस, सीडी, कुछ भी हो सकता है। तो सबके पास 2 मिनट है, पहले फॉर्मेट नोट कर लो सब लोग। एक बच्चे का डाउट है कि यहाँ पर तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, परचेज को भी क्रेडिट कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्यों? या आप ये कह रहे हो कि सारे एक्सपेंस तो क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि रूल ये कहता है कि ईयर के एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। याद है जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे आपने देखा था लेजर वाले चैप्टर में कि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकाला था, या फिर सीधे ट्रेडिंग एंड पीएनएल करके उसका क्लोज कर दिया था। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ईयर के एंड में क्लोज हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने वर्कर को वही चीज दी, ये चलो परचेज किया, गुड्स गुड्स परचेज किया, तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन या एक कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट एट द एंड ऑफ द ईयर परचेज अकाउंट हमें क्लोज करना है, नॉमिनल अकाउंट है, तो हम एंट्री कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। तो ये तो पूरा साल भर होती रहती है, साल भर गुड्स खरीदते रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा का पूरा परचेज अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं और एंट्री कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है टू परचेज। आगे चलें? तो चलो, अब बार बार क्वेश्चन उठ रहा है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? वैसे तो सीधी सी बात है, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से डायरेक्ट जिनका रिलेशन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बुक में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं लिखी हुई जिससे आप पहचान सको, मैंने अपनी तरफ से कैटेगरी बनाई हुई है। गुड्स को खरीद के लाना और फैक्ट्री में बनना, वो बनने तक के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, गुड्स को खरीद कर लाना, लाने के रास्ते के खर्चे, गुड्स तो है ही है, परचेज तो ऑलरेडी खर्चा है, उसके अलावा उसको लाने के भी तो खर्चे होते हैं, और उसको फैक्ट्री में बनाना, वहां तक के जो खर्चे हैं वो सब कौन से खर्चे होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बात थी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आएंगे। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए बता देता हूँ कि हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ताकि आप, और ध्यान रखना अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करोगे बहुत दिक्कत आएगी कि भाई ये खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो इसलिए आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैंने, एक तो परचेज से रिलेटेड खर्चे, एक फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। पहले परचेज से रिलेटेड खर्चे बोलता हूँ, जो गुड्स को लेकर फैक्ट्री तक आने तक के खर्चे होते हैं वो परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे कि कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड, एक ही बात है। फ्रेट ऑन परचेज या फ्रेट इनवर्ड, ये सबने नोट करना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, तो ये सब जो खर्चे हैं फैक्ट्री तक लाने तक के खर्चे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। दूसरा है फैक्ट्री के खर्चे। अब चीज फैक्ट्री में बनेगी तो क्या खर्चे होंगे? जैसे वेजेस, मजदूरों को मजदूरी दोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, पावर। दो तरह की बिजली होती है, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है पावर। पावर मतलब हाई वोल्टेज पावर, जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो पावर का खर्चा तो ट्रेडिंग में आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है। अच्छा, इसमें एक और भी हो सकता है, क्या था अभी, कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर, कोयला, गैस, बिजली, पानी, जो भी है। और चलो ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। और ट्रेडिंग अकाउंट में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो मैंने लिखवा दिया आपको। अब क्वेश्चन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 18.18, टीएस ग्रेवाल। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्या कह रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। पहले फॉर्मेट बना लो सब लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वही पर्टिकुलर अमाउंट। ऊपर अगर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, इस बात को याद रखना। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे चलेगा, पर्टिकुलर नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा तो नहीं चलेगा। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक।
टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। वेजेस, इसका ना एक फॉर्मेट है। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद ना परचेज ही आनी चाहिए। तो या तो परचेज ढूंढ कर पहले लिख दो, या फिर परचेज के लिए जगह छोड़ दो। मैं ढूंढ के परचेज लिख ही देता हूँ पहले। टू परचेज, देखना जरा कितनी है, और देखना क्या परचेज रिटर्न है क्या क्वेश्चन में। हाँ, कितने की है परचेज? है। परचेज रिटर्न कह लो या रिटर्न आउटवर्ड कह लो, कितनी? 80,000। ये आ गई हमारी नेट परचेज। चलो मेरे साथ साथ करो, पहले इतना आ जाओ, बराबर आ जाओ। हाँ जी। तो मैंने कहा तक कर लिया? हाँ, परचेज। परचेज के बाद आते हैं, चलो अब एक एक आइटम पढ़ते चलते हैं, लिखते चलते हैं। इसके बाद है वेजेस 50,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा जो होता है वो वेजेस होता है। 50,000। फिर रिटर्न आउटवर्ड वो तुमने लिख दी, परचेज हमने लिख दी। फिर है कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। 15,000। वैसे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, कैरेज एंड फ्रेट। कैरेज टर्म जो यूज होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, फ्रेट थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो मुंबई से ट्रेन में से माल आ रहा है तो ट्रेन वाले को दिया कैरेज, फिर दिल्ली से नोएडा तक मंगाया, फ्रेट जो उसको दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अरे सेल कहाँ गई? मैं सेल खा गया बीच में से। वेजेस के बाद सेल थी, बाय सेल, पता नहीं सेल कैसे रह गई। सेल है 15,50,000, लेस सेल्स रिटर्न या कह लो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड जो कि है 50,000। तो नेट सेल आ गई 15 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 March 2025 was valued at rupees 2 lakh by closing stock। अब देखो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। और टोटल थोड़ा नीचे लगाना ताकि कोई मिस्टेक हो जाए तो कम से कम हमारा मार्जिन उसको ठीक करने के लिए। क्रेडिट साइड बड़ी है तो जैसे लेजर में करते हैं, सिंपल लेजर में भी जोन सी साइड बढ़िया वहां का टोटल लगाओ। और उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। ये सारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आ रहा है 6,15,000। देख के लिख देता हूं मैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओ सॉरी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इसके बाद। नहीं, हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी नहीं होती, डेबिट भी बड़ी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। अब इसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहले आप करके देखो, मैं देखो जरा आपको कितना समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 18.19, टीएस ग्रेवाल, या जिसके पास जो सी भी बुक है, डी के गोयल है, जो भी है। एक क्वेश्चन ऐसा करो जिसमें खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पहले उसको ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को।